हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीपी कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बबीता फोगाट आज आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, एसएसटी जिसे आप लोग सारा साल टेंशन कहते हैं। महामारी जरूर है देश के अंदर, लेकिन इस दौरान मत भूलिए कि ये वक्त आपके पढ़ने का है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एजुकेशन है तो मुमकिन है। ऐसा ना सोचें कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो 10th और 12th के बच्चे प्रमोट हो गए हैं तो अगले साल आप भी प्रमोट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर नहीं चलेंगे आप। देखिए, प्रमोट होना एक अलग चीज़ होती है, वो एक सिचुएशन है देश के अंदर जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो एसएसटी है, सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। सामाजिक विज्ञान आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। एक सोशल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समाज के अंदर कैसे बिहेवियर करना है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, वो चीज़ आपको केवल और केवल सोशल साइंस ही सिखाती है। इसलिए ये ज़रूरी है। ज़्यादा बातों पे ना जाते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पहले आपको हम हिंदी में एक छोटी सी स्टोरी सुना देते हैं। इंग्लिश में भी इस चैप्टर को ज़रूर हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि पहले आप इसको समझें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। और एक बात ध्यान रखें, आप ये मत सोचिए कि ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है कि भाई आप 10th क्लास के हैं और सिर्फ आपको ही काम आएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आगे जाके सरकारी नौकरी आपको अगर करनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो देने होंगे आपको। उसके लिए आपको क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक की जो सोशल साइंस है वो दिल से पढ़नी पड़ेगी। हर एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। ना केवल आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हर एक कंसेप्ट को। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। एनसीईआरटी की बुक में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ नहीं कहूँगी कि उन लोगों के लिए है जो केवल 10th क्लास में है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या अपनी नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। स्टार्ट करते हैं कि जो पहला चैप्टर है आपका वो है सत्ता की साझेदारी। और बात करते हैं हम यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका की। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश, मतलब कितना छोटा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो केवल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और इसकी जो सीमाएं हैं, बेल्जियम की सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। ठीक है, बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं? यूक्रेन, नीदरलैंड और जर्मनी से। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, कह सकते हैं हरियाणा से आधी। छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। जो ये देश है बेल्जियम, इसमें जो समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है। फ्लैमिश इलाके में रहता है और भाषा कौन सी बोलता है? डच बोलता है। शेष जो 40% हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा।
यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे और लेकिन धन और समृद्धि पाने में कमज़ोर और अल्पमत में थे। इस स्थिति की अगर हम तुलना और एक देश से करें, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर की स्थित है। श्रीलंका जो हमारे तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। आबादी कितनी है? 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बराबर। ठीक है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18%। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और जो लगभग 13% हैं, हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। वो सिंगली और तमिल भाषाएं बोलते हैं। सेकंड इस बुक में आपका टाइटल है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरी में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरी और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। अब जरा आप सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था? बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। इसके आगे देखते हैं कि दोनों देशों के अंदर क्या हुआ। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुसंख्यक यानी कि कोई भी एक समुदाय जो अधिक संख्या में हो जाए। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक हो जाता है तो वो किसी भी देश को या उस देश को अपने मनचाहे ढंग से चला सकता है और अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी ज़रूरतें और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने
या क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता, उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। इसी के साथ नेक्स्ट जो है, बेल्जियम की समझदारी क्या रही। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही काल्पनिक है या कल्पनाशील कह सकते हो, और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल मतलब जानकारियों के लिए कुछ मुख्य बातें थी। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। और आपने 10वीं क्लास का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी आप पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर में, हमारे क्षेत्र के जो देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर उनको सौंप देते हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारें के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार की जो संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों के ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सीखने को आपको मिलता है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है,
तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यहाँ पर आपके जहन में अब एक सवाल आता होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, बात कहीं ज्यादा गहरी। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, ये लोग इसी ढर्रे में से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। इसमें आपका नेक्स्ट टाइटल है सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों की उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कार्टून है, इसमें व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक कार्टून बनाया है, पुतिन और बुश बैठे हैं। इसमें नीचे लिखा गया है कि हाल के समय में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीयकरण में क्या संबंध है। यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून देखना चाहेंगे तो आप इकट्ठे कीजिए उनके को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, अपनी पार्लियामेंट, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि भाई देश में जो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं।
सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ है, उसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सत्ता का जो बंटवारा विभिन्न सामाजिक समुदायों मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले योर 9th क्लास अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में ज़रूर पढ़ा था। इस तरह की जो व्यवस्था होती है विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग तरीके हैं ये आप इसी बुक के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं, जैसे हरियाणा की गठबंधन सरकार। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक, मजदूर जैसी कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, राजनीतिक दल या दबाव समूह। और इसके लिए कहा गया है कि जब भी आप कोई इस तरह का यानी कि जब भी आप पढ़ते हैं और जो आपको 9 to 10th मैंने कहा सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समाज के बारे में बताता है, समाज में कैसे रहना है, राजनीति क्या चीज़ है। अभी फ़िलहाल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि जो एक पार्टिकुलर समूह सरकार पे दबाव बनाती हैं, जो किसान आंदोलन चला हुआ है अभी, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। किसान एक समूह है जो सरकार पर अपने हित के लिए दबाव बना रही है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।